नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार विधानसभा चुनाव के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि प्रवासियों और नौकरी संकट पर केंद्रित हो सकता है कांग्रेस का घोषणा पत्र। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार एक साथ कर सकते हैं प्रचार। बीजेपी और जेडीयू को लग सकता है बहुत बड़ा झटका। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कृषि कानूनों पर बटे राजनीतिक दल, खेती किसानी बनेगा बिहार विधानसभा चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा। जी हां दोस्तों, हर एक खबर के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बिहार में कांग्रेस और तेजस्वी यादव की सरकार बनता देखना चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो को करिए लाइक, इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और घंटी बजाना ना भूलें। कॉमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, प्रवासियों और नौकरी संकट पर केंद्रित हो सकता है कांग्रेस का घोषणा पत्र। जी हां दोस्तों, कांग्रेस बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र में लॉकडाउन जैसे संकट से बचने के लिए हर राज्य में एक कंट्रोल रूम और सुविधा केंद्र बनाने का वादा कर सकती है। इसके साथ ही 18 महीनों में सभी सरकारी रिक्तियों को भरने और न्यूनतम समर्थन मूल्य के कड़ाई से लागू करने जैसे मुद्दों के शामिल किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से परिचित लोगों ने यह जानकारी दी है। पार्टी के घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष आनंद महादेव ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र वह दस्तावेज है जिसमें यह बताया जाता है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो अगले 5 वर्षों के लिए पार्टी के वादे, कार्यक्रम और नीतियां क्या होंगी। इस दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने बिहार के प्रवासी श्रमिकों के लिए देश के हर राज्य में नियंत्रण कक्ष, सह सुविधा केंद्र का वादा किया है ताकि उन्हें संकट में मदद मिल सके। हमने देखा कि बिहार से 35 लाख प्रवासी श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य बिना किसी सरकारी मदद के लॉकडाउन की अवधि के दौरान राज्य भर में अपने घरों तक पहुंचने के लिए नंगे पैर चले। घोषणा पत्र का शीर्षक परिवर्तन पत्र रखा गया है। इसमें समान काम के लिए समान वेतन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कानून व्यवस्था में सुधार, उद्योग को पटरी पर लाने और किसानों को फसलों के उचित मूल्य प्रदान करने के बारे में भी बात की जाएगी। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के छोटे भाई की भूमिका निभाने के बावजूद कांग्रेस अपने खुद के घोषणा पत्र के साथ आ रही है। अगले 5 वर्षों के लिए अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को रेखांकित करने के लिए इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यदि महागठबंधन सत्ता में आती है तो गठबंधन सरकार को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक समन्वय समिति भी होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल, तेजस्वी और कन्हैया साथ करेंगे प्रचार। जी हां दोस्तों, बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार में महागठबंधन के बड़े नेता एक साथ प्रचार करेंगे या नहीं, फिलहाल यह साफ नहीं हो सका है। उनका संयुक्त चुनाव प्रचार कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हो सका है। पहले फेज में 17 सीटों पर नामांकन के बाद शुक्रवार को स्क्रूटनी का वक्त भी समाप्त हो गया, पर 12 अक्टूबर के बाद ही आरजेडी और कांग्रेस का संयुक्त प्रचार कार्यक्रम बनने की संभावना है। राजद के तेजस्वी यादव के जगह जगह जाने के लिए चौपर का बंदोबस्त किया गया है। बुकिंग भी की जा चुकी है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी 243 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। वहीं बिहार में कांग्रेस राहुल और प्रियंका गांधी से प्रचार करा सकती है। सूत्रों ने प्रदेश कांग्रेस चीफ शक्ति सिंह गोहिल की योजना के हवाले से बताया कि हर चरण में राहुल प्रियंका की 2 सभाएं होंगी। बिहार में महागठबंधन में इस बार राजद, कांग्रेस और वाम दल साथ हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लेफ्ट की ओर से पूर्व जेएनयू छात्र कन्हैया कुमार साथ प्रचार करेंगे या नहीं। हालांकि इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं नजर आ रहा है, मगर इस तरह का नजारा चुनाव और मतदाताओं के लिए बेहद रोचक होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों पर बटे राजनीतिक दल, खेती किसानी बनेगा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का बड़ा मुद्दा। जी हां दोस्तों, बिहार का चुनाव लंबे समय के बाद घोटालों, रोजगार और भ्रष्टाचार से इतर अन्य मुद्दों पर भी शास्त्रार्थ का गवाह बनेगा। इसमें खेती किसानी भी बड़ा मुद्दा होगा। चुनाव के ठीक पहले 3 कृषि कानून बनाकर केंद्र सरकार ने हवा दे दी है। इन कानूनों पर बिहार समेत पूरा देश 2 ध्रुवों में बटा है। सत्ताधारी दल बेशक इसका तरफदार है तो विरोधी पार्टियां इसे किसानों के गर्दन पर चाकू चलाने जैसा मानती है। बिहार में 2006 से ही यह कानून लागू है, लेकिन इस बार इसे मुद्दा बनने का मौका मिला है। लोकसभा चुनाव में मसला कुछ अलग रहता है। सत्ता पक्ष भी जान रहा है कि उन मसलों के आधार पर विधानसभा चुनाव जीतना आसान नहीं होता है। लिहाजा कोरोना और प्रवासी मजदूरों की बात छोड़ दे तो किसान इस बार के चुनाव में फोकस बिंदु बनने वाला है। टिकट की आपाधापी खत्म होते ही दोनों पक्ष एक बार फिर इसके श्वेत श्याम पक्ष के साथ किसानों के बीच उतरेंगे। ऐसे में कौन अपने समर्थन में किसानों को गोलबंद कर पाएगा, यह तो चुनाव बाद पता चलेगा, लेकिन उनको रिझाने की हर कोशिश चुनाव पहले से ही शुरू है।
केंद्र के इन 3 कानूनों का असर राजनीतिक दलों पर ऐसा हावी हुआ कि कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी भी भूल गई और भाजपा कृषि उत्पादों की कीमत दूना करने पर भी चर्चा नहीं कर रही है। हालांकि भाजपा इतना जरूरत कह रही है कि नए कानून से किसानों को लाभ होगा। जेडीयू भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल में कृषि विकास के लिए किए गए कार्यों की चर्चा करने से नहीं चूक रहा है। वह नए कानूनों के समर्थन में भी खड़ा है। 5 बार बिहार के मिले कृषि कर्मण पुरस्कार की चर्चा के बहाने किसानों की पीठ थपथपाने के साथ सरकार की योजनाओं को भी भुनाने का प्रयास शुरू हो गया है। किसान सम्मान योजना की चर्चा के साथ बीमा योजना को खत्म कर राज्य सरकार द्वारा चलाई गई अपनी फसल सहायता योजना और बाढ़ सुखाड़ में मिलने वाले इनपुट अनुदान की चर्चा भी सत्ताधारी दल करने लगे हैं। नए कानूनों को सत्ताधारी दल के उम्मीदवार व बड़े नेता किसानों की स्वतंत्रता का मूल मंत्र बताते हैं। उनके अनुसार किसानों को अपने उत्पाद की कीमत तय करने की स्वतंत्रता मिलेगी तो किसान अपना अनाज देश की किसी मंडी में बेच सकेंगे। इसके उलट विपक्ष में खड़े लोग इस सवाल से सत्ता पक्ष को घेरते हुए किसानों को सच बताने में लगे हैं कि सरकार बताए अभी किस कानून से किसान दूसरी मंडियों में अनाज नहीं बेच पाते हैं। राज्य में किसानों के पास औसत 2 एकड़ ही जमीन है। इतने छोटे किसान कैसे अपना अनाज बेचने बाहर जाएंगे। उनका आरोप यह भी है केंद्र सरकार इन नए कानूनों के सहारे किसानों की जमीन को अपने चहेते लोगों के हाथों में गिरवी रखने की साजिश कर रही है। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने इस मसले पर आंदोलन की शुरुआत चुनाव की घोषणा के साथ ही कर दी है। सत्ताधारी दल की ओर से राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को किसानों के बीच सच ले जाने का भार सौंपा है। बहरहाल किसानों को लामबंद करने की कवायद अब शुरू हो गई है, लेकिन चुनाव में किसका तर्क किसानों को अपनी ओर आकर्षित करेगा यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार के चुनाव में किसान और कृषि विकास एक बड़ा मुद्दा बनेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने तीसरे चरण के लिए सिंबल देना शुरू किया। जाने किन्हें मिला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक तरफ जहां अधिकांश पार्टियों ने उम्मीदवारों को सिंबल नहीं दिया है, वहीं राजद ने अब तीसरे चरण के लिए भी सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। तीसरे चरण के तहत राजद ने अब तक सराय रंजन से अरविंद कुमार सहनी को प्रत्याशी बनाया है। गायघाट से निरंजन राय को सिंबल दिया गया है। नरपतगंज से अनिल कुमार यादव, निर्मली से यदुवंश यादव प्रत्याशी होंगे। सुरसंड से अब्बू दोजाना को फिर टिकट मिला है। बाजपट्टी से मुकेश यादव, ढाका से फैसल रहमान, मोतिहारी से ओम प्रकाश सहनी, नरकटियागंज से डॉक्टर शमीम अहमद को सिंबल मिला है। इससे पहले दूसरे चरण के तहत होने वाले चुनाव के लिए राजद ने अपने हिस्से आने वाली सीटों पर 3 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों को सिंबल दे दिए हैं। तीसरे चरण के कुछ प्रत्याशियों को भी सिंबल दिया गया है। हालांकि कोई अधिकृत सूची जारी नहीं की गई है। पार्टी ने अपने कई मौजूदा विधायकों के टिकट भी काट दिए हैं। सामाजिक समीकरण को देखते हुए नए चेहरों को तारा गया है। वहीं कुछ विधायकों को टिकट कटने की स्थिति में कहीं समायोजित करने का भरोसा भी दिलाया गया है। रघुनाथपुर सीट पर पार्टी ने अभी सिंबल तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ से बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के चुनाव लड़ने की संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा शुरू। जी हां दोस्तों, दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पुत्र और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान उन्हें मुखाग्नि देंगे। रामविलास पासवान की शव यात्रा उनके पटना स्थित कृष्णापुरी आवास से जनार्दन घाट के लिए निकल चुकी है। बता दें कि रामविलास पासवान का गुरुवार शाम दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार शाम पटना लाया गया, जिसके बाद विधानसभा और पार्टी ऑफिस में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित राज्य के कई नेताओं ने पासवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में उनके आवास पर रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर रखा गया था, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा उनके पटना वाले घर से निकल चुकी है। दीघा घाट पर राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा शुरू होने से पहले एसके पुरी स्थित उनके आवास पर माहौल काफी भावुक हो गया था। बेटे चिराग पासवान ने जैसे ही पिता को कंधा दिया, लोगों की आंखें नम हो गई। रामविलास अमर रहे के नारे लगे। रामविलास जी बिहार ही नहीं देश के नेता थे। वो एक जन नेता थे। मैं अटल जी की सरकार में उनके साथ कोयला खान राज्य मंत्री था। मैं उनकी क्षमता जानता हूँ। वो उपेक्षितों की एक बहुत बड़ी आवाज बने। यह उनके जाने का समय नहीं था। पटना में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के घर के बाहर कई राजनीतिक नेताओं और लोगों की भीड़ उमड़ी। रामविलास के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। एलजेपी के नेता के पार्थिव शरीर को कल रात दिल्ली से पटना लाया गया था।
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके सम्मान में आज राजधानी की विभिन्न इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहे। रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनके निधन से हम सभी दुखी हैं। उन्होंने युवा अवस्था से ही सेवा का काम किया है। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, कामना करते हैं कि उनके जो काम है उनको लोग याद रखेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020, कांग्रेस का दावा, सर्वे ने उड़ाई बीजेपी की नींद। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे मध्य प्रदेश उपचुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी पारा भी गर्म होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, इसका फैसला तो 10 नवंबर को होगा, लेकिन इसके पहले दोनों ही दलों बीजेपी कांग्रेस द्वारा जीत का बड़ा दावा किया जा रहा है। हालांकि चुनौती दोनों दलों के लिए है। बीजेपी को जहां सरकार बचाने की कवायद में लगी है, वहीं कांग्रेस कमबैक की तैयारी में जुटी हुई है। इसी बीच एक बार फिर सोशल मीडिया पर तेजी से एक्टिव मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का दावा है कि वे सर्वे में 28 की 28 सीटें जीत रहे हैं और पीसीसी चीफ कमलनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है कि ताज़ा सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। एक भी सीट पर जीत की संभावना नहीं है। सर्वे के अनुसार कांग्रेस 28, बीजेपी 0, अन्य 0, लोकतंत्र जीत रहा है, नोटतंत्र हार रहा है। वहीं उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि ताज़ा सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। बीते दिनों पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने ट्वीट कर लिखा था कि आखिर वह दिन आ ही गया। लोकतंत्र के गद्दारों से, किसानों के हत्यारों से 3 नवंबर को बदला लेना है। 10 नवंबर को पुनः लोकप्रिय और जनहितैषी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने लिखा था कि मध्य प्रदेश में जनहितैषी कमलनाथ सरकार के साथ प्रदेश की जनता दीपावली मनाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नॉन बुलेट प्रूफ ट्रक में जवान, पीएम के लिए करोड़ों का प्लेन, क्या यह न्याय है? राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीवीआईपी हस्तियों के आने जाने के लिए विमान खरीदने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को लगातार निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्रक में यात्रा कर रहे सेना के जवानों का एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने के लिए भेजा जा रहा है और प्रधानमंत्री के लिए 8,400 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा गया है। राहुल गांधी ने शनिवार सुबह ट्वीट किया, हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने भेजा जा रहा है और पीएम के लिए 8,400 करोड़ के हवाई जहाज, क्या यह न्याय है? कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन में शामिल होने पंजाब पहुंचे राहुल गांधी से जब पूछा गया कि वह जिस ट्रैक्टर पर बैठे थे उसमें तो सोफे लगे थे, इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ के 2 प्लेन खरीद लिए, उसमें तो पूरा पलंग है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके दोस्त ट्रंप के पास भी ऐसा ही है। इसके बाद वीवीआईपी विमान खरीदने के राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि इन विमानों को लाने की प्रक्रिया लगभग 10 साल पहले यूपीए के शासनकाल में शुरू हुई थी। एनडीए सरकार ने इस डील को तार्किक परिणति तक पहुंचाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत चुनाव फरवरी में कराने की तैयारी, राजनीतिक दल भी लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, यूपी में पंचायत चुनाव फरवरी में करवाए जा सकते हैं। सरकार के स्तर पर फरवरी और मई की कुछ तारीखों पर मंथन किया जा रहा है। इसमें ज्यादातर लोगों का सुझाव है कि मई में गर्मी ज्यादा पड़ेगी, इस वजह से चुनाव फरवरी में बोर्ड परीक्षा से पहले करवा लिए जाएं। पहले चुनाव दिसंबर में होने थे, वहीं इस बार खुलकर राजनीतिक दल भी हिस्सा ले सकेंगे। इससे चुनाव दिलचस्प होने के आसार हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार वोटर पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है, जिससे 29 दिसंबर तक फाइनल करने की तैयारी है। इसके बाद पंचायतों के आरक्षण का काम होगा। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऑनलाइन बन सकेंगे वोटर। आयोग ने पहली बार ऑनलाइन वोटर बनाने का भी विकल्प दिया है। इसके लिए आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इन सूची को जिलों में बीएसओ सत्यापित करेंगे और सूचनाएं सही पाए जाने पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए करीब 80,000 मतदान स्थलों के 2 लाख मतदान केंद्रों पर 1 लाख बीएलओ की ड्यूटी लगाई जाएगी। आयोग ने पहली बार बीएलओ के लिए बीएलओ ऐप विकसित किया है, जिसके जरिए वे सभी सूचनाएं फीड कर सकेंगे। राजनीतिक दल भी लेंगे हिस्सा। अभी तक राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में पर्दे के पीछे से ही समर्थन करते थे, लेकिन इस बार दल खुलकर हिस्सा लेने की योजना बना रहे हैं। इस वजह से चुनाव दिलचस्प होने की उम्मीद है। बीजेपी ने तो बाकायदा हर जिले में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पंचायत स्तर पर भी बैठकें शुरू कर दी गई हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, विवादास्पद एक्ट को असंवैधानिक बताया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक विवादास्पद एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादास्पद रोशनी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 25,000 करोड़ रुपए की भूमि आवंटन योजना की जांच सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। सीबीआई करेगी जांच। जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिंदल की अध्यक्षता में गठित डिवीजन बेंच ने मामले की जांच
जांच सीबीआई को देने का निर्देश जारी किया। क्या है रोशनी एक्ट? गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 20 लाख कनाल सरकारी भूमि पर नेताओं, पुलिस अधिकारियों, नौकरशाहों, राजस्व अधिकारियों के अवैध कब्जे को जायज बनाने के लिए रोशनी एक्ट बनाया गया, जिसमें करोड़ों रुपए की जमीन बहुत कम दामों पर दे दी गई। कब हुआ अधिनियमित? नवंबर 2001 में विधानमंडल ने इसे अधिनियमित किया और मार्च 2002 में इसे लागू किया गया था, पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में सिख युवक से बदसलूकी पर सीएम अमरिंदर सिंह ने जताई नाराजगी, ममता बनर्जी से की कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गुरुवार को बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था। इसकी तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस बीच एक सिख शख्स का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी से झड़प के दौरान सिख शख्स की पगड़ी नीचे गिर जाती है। बीजेपी का आरोप है कि हावड़ा मैदान इलाके में कोलकाता पुलिस ने बठिंडा के रहने वाले 43 वर्षीय सिख शख्स बलविंदर सिंह की पगड़ी खींचकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। कई नेताओं व अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों ने इसकी निंदा की है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस घटना पर नाराजगी जाहिर की है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रविंद्र ठुकराल ने बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोलकाता पुलिस के उस कृत्य पर दुख जाहिर किया है जिसमें गिरफ्तारी के दौरान सिख युवक की पगड़ी गिरा दी जाती है। मुख्यमंत्री सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से सिखों की भावनाओं को आहत करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, राहुल गांधी होंगे कांग्रेस के स्टार प्रचारक, इतनी रैलियों को करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच कांग्रेस एक अभियान की योजना बना रही है जिसमें राहुल गांधी इसके स्टार प्रचारक होंगे। पार्टी सूत्रों ने कहा कि 3 चरण के चुनावों के दौरान राहुल गांधी प्रत्येक चरण में 6 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं, जिसमें महागठबंधन के सहयोगियों के साथ एक संयुक्त रैली शामिल है। पार्टी की योजना डिजिटल रूप से मतदाताओं तक पहुंचने की भी है, क्योंकि कोरोना काल में लोग कांग्रेस की रैलियों और अन्य सार्वजनिक बैठकों में बड़ी संख्या में शामिल नहीं होना चाहते। बिहार में कांग्रेस पहले चरण में 21 सहित कुल 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बुधवार को पहले चरण की टिकटों की घोषणा की गई, जिसके बाद टिकट पाने में असफल रहे नेताओं में काफी नाराजगी है। मुस्लिम नेता पहले चरण के टिकट बंटवारे से संतुष्ट नहीं है। किसी भी अल्पसंख्यक को एक भी टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर वरिष्ठ नेताओं द्वारा भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ ने आरोप लगाया कि टिकट बेचे गए हैं। कांग्रेस का नेतृत्व इस तरह के विरोध और आरोपों को खारिज कर रहा है। पार्टी का कहना है कि इसके पास अपने कोटे की सीमित संख्या है और इसलिए सभी को टिकट नहीं दिया जा सकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या बिहार चुनाव में कृषि कानून, LAC और CAA जैसे मुद्दे डालेंगे असर? जाने क्या है एक्सपर्ट्स की राय। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों में विपक्ष ने राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा को घेरने की रणनीति तैयार कर रखी है, लेकिन इसके कारगर होने के आसार नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थानीय विकास के मुद्दे ही निर्णायक साबित होंगे। हाल में किसानों से संबंधित 3 कानूनों को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं तथा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। इसी प्रकार श्रम सुधारों, हाथरस कांड के आलोक में महिला सुरक्षा, बिना तैयारी के लॉकडाउन और LAC की स्थिति को लेकर भी कांग्रेस आक्रामक है। बिहार चुनाव प्रचार में भी ये मुद्दे उसकी तरफ से उठाए जाएंगे, लेकिन मतदाताओं पर यह कितना असर डाल पाएंगे इसमें संदेह है। इसी प्रकार बिहार में मुस्लिम मतदाताओं की खासी संख्या होने के कारण नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा भी उठेगा। यह मुद्दा मुस्लिमों को भाजपा के खिलाफ कारगर हो सकता है, लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक माना जा रहा है। CSDS के संजय कुमार के अनुसार भले ही राजनीतिक दल इन मुद्दों को उठाएं, लेकिन चुनाव पर इन मुद्दों का हावी होना मुश्किल है। दरअसल यह देखा गया है कि राज्य के चुनाव में स्थानीय मुद्दे ही भारी पड़ते हैं। हालांकि कई मुद्दे ऐसे हैं जो केंद्रीय मुद्दे भी हैं और राज्य के भी हैं, जैसे बेरोजगारी मुद्दा इन चुनावों पर असर डालेगा। यह देशव्यापी मुद्दा है। इसी प्रकार कोरोना प्रबंधन से जुड़े मुद्दे का भी थोड़ा असर हो सकता है, लेकिन कृषि कानून, श्रम सुधार, LAC, नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दों पर यह चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दे ही इस चुनाव में निर्णायक होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुपौल में जनसंपर्क करने पहुंचे बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू का ग्रामीणों ने किया घेराव। जी हां दोस्तों, बिहार के सुपौल जिले में बसंतपुर प्रखंड के निर्मली पंचायत में गुरुवार को जनसंपर्क के लिए पहुंचे छातापुर के भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने विधायक का घेराव कर जमकर नारे भी लगाए। हालांकि विधायक इस दौरान ग्रामीणों को आश्वासन देते रहे कि इस बार सड़क बनवा देंगे, लेकिन ग्रामीण एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। घंटों तक विधायक और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। अंत में ग्रामीणों का भारी विरोध देखते हुए विधायक को लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार गुरुवार को ग्रामीणों
ग्रामीणों को जैसे ही सूचना मिली कि जनसंपर्क करने के लिए विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू निर्मली पंचायत में आ रहे हैं, ग्रामीणों ने विधायक का घेराव करने के लिए सड़क पर मवेशी को चारा खिलाने वाले नाद को रखकर जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि निर्मली चौक से प्रभात जाने वाली सड़क कई साल से जर्जर है। बारिश के मौसम में सड़क पर घुटना भर पानी जमा हो जाता है, इसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। ग्रामीणों ने कहा कि निर्मली पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और एएनएम के नहीं रहने के कारण लोगों को इलाज कराने के लिए 16 किलोमीटर दूर वीरपुर जाना पड़ता है। विधायक नीरज सिंह बबलू ने 3 साल पहले सड़क का शिलान्यास किया था, लेकिन सड़क आज तक नहीं बनी। ग्रामीणों ने कहा जब चुनाव नजदीक आता है तो विधायक जगह जगह सड़क का शिलान्यास करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नजर नहीं आते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।